26 नवंबर 2024 आज से करीब 2 हफ्ते पहले बेंगलुरु पुलिस के पास एक ऐसा फोन आता है जिसको आंसर करने के बाद जब वो उस क्राइम लोकेशन पे जाते हैं तो उनको समझ नहीं आता कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, और वो भी कोई और नहीं बल्कि एक 21 साल का लड़का एक 19 साल की लड़की के साथ ऐसा क्यों करता है। और उसके साथ निकलते हैं 3 ऐसे सवाल जिसका आंसर उस क्रिमिनल को पकड़ने के बाद भी पुलिस को अभी तक नहीं मिला है, और पूरी इंडिया उसका इंतजार कर रही है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस कहानी में 2 लोग हैं, 19 साल की माया गोगोई डेका और 21 साल का आरव हनोई। एक तरफ माया गोगोई डेका इंस्टाग्राम पे एक एस्पायरिंग कंटेंट क्रिएटर और व्लॉगर थी, और साथ ही साथ वो 3 साल पहले 2021 में बेंगलुरु आई थी असम से। अपनी सिस्टर और अपनी कजन के साथ बेंगलुरु में ही एक अपार्टमेंट में वो रहती थी, और साथ साथ में वहीं पे एक फर्म में काम भी कर रही थी, और उसी के साथ वो अपने इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे व्लॉग्स वगैरह डालती रहती थी। और वहीं 21 साल का आरव हनोई, जो कि केरला के अंदर कुन्नूर जिले का रहने वाला था, जिसने मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया था, वो लगभग 6 महीने पहले कुन्नूर को छोड़ के बेंगलोर आया था। और वहीं पे वो दोनों लोग अपनी अपनी जिंदगी जी रहे थे, जहां पे एक तरफ डेका अपने सोशल मीडिया के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को भी आराम से आगे बढ़ा रही थी, वहीं पे आरव को बेंगलुरु में थोड़ा एडजस्ट करने के लिए मुश्किल हो रही थी। तभी वो लोग एक डेटिंग ऐप डाउनलोड करते हैं जिसका नाम होता है बम्बल, और वहां पे एक दूसरे से उनका मैच हो जाता है और उनकी बातें होना शुरू हो जाती हैं, और धीरे धीरे वो बातें मुलाकात में बढ़ जाती है, और फाइनली वो लोग लाइफ भी मिल लेते हैं। उसके बाद वो लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं, एक दूसरे से साथ बहुत सारी बातें करते हैं, और तभी जो डेका होती है वो आरव को एक वहीं की एक फर्म में एज अ स्टूडेंट कंसल्टर लगवा देती है, और दोनों आपस में मिलने जुलने लगते हैं। और माया गोगोई की कजन और उसकी बहन को आरव के बारे में पता था, और आरव के भी कोई वहां पे दोस्त नहीं थे, ना उसकी कोई फैमिली मेंबर वहां रहता था। इस वजह से वो ज्यादातर समय जो है वो माया के साथ ही बात करने में या उसके लिए ही लगाता रहता था, और साथ साथ में अपना काम भी करता रहता था। और एक दिन 23 नवंबर की दोपहर लगभग 12:30 बजे माया और आरव गोगोई बेंगलुरु में ही एक कमर्शियल होटल में जाते हैं जिसका नाम था होटल रॉयल लिविंग, जो कि इंदिरा नगर के रिहायशी इलाके के बीच में था। और वहां पे आप ये सीसीटीवी की फुटेज पे देख सकते हो, और इसमें एग्जैक्ट टाइम भी आप देख सकते हो कि लगभग 12:30 बज रहा था। वो दोनों लोग खुश थे, जहां पे आरव ने एक व्हाइट कलर की टोपी पहन रखी थी, ब्लैक कलर का ट्रैक सूट पहन रखा था, और उसके पास भी एक बैग था। वहीं पे आप डेका को भी देख सकते हो, वो सोफे पे बैठी है, फोन चला रही है, खुश है। मतलब ऐसा लग रहा है कि एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अपने आपस में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए आए हैं। और उसी के लगभग 3 दिन बाद 26 तारीख की सुबह 8:19 पे सीसीटीवी पे आरव को वहां से बहुत ही कैजुअली पर बहुत तेज तेज चलते हुए जाते हुए आखिरी बार देखा जाता है। उसके बाद से आरव का फोन स्विच ऑफ हो जाता है, और क्या होता है उस 3 दिनों के बीच में चलिए जानते हैं। तो 23 तारीख को होटल के अंदर वो चेक इन कर लेते हैं और सीधा अपने रूम में चले जाते हैं, और नॉर्मली पूरा दिन निकल जाता है। 24 तारीख की सुबह लगभग 10 बजे, क्योंकि रिसेप्शन का ये काम होता है कि वो ये पूछें कि क्या अब वो चेकआउट करने वाले हैं, तो रिसेप्शन वाला उस रूम पे फोन करता है जो कि फर्स्ट फ्लोर पे था, और उनसे पूछता है कि सर क्या आप रूम कंटिन्यू करना चाहते हो या फिर आप चेकआउट करना चाहते हो। तो आरव उनको नॉर्मली कहता है कि नहीं, हमारा प्लान थोड़ा सा बढ़ गया है, अब हम शाम को चेकआउट करेंगे। तो होटल वाला भी कहता है कि चलो ठीक है, नॉर्मली ऐसा होता ही है, आपके और हमारे साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो इस वजह से वो रख देता है फोन, और वो लोग निकल जाते हैं। अब शाम को क्योंकि फोन पे बोला था आरव ने, इस वजह से रिसेप्शन फिर से उनको कॉल लगाता है शाम को लगभग 6 साढ़े 6 बजे कि सर क्या अपडेट है, आप फिर से स्टे करना चाहते हो या फिर चेकआउट करना चाहते हो। तो आरव बोलता है कि नहीं, हमारे प्लान में चेंजेस हैं, अब हम कल सुबह चेकआउट करेंगे। और नॉर्मली क्योंकि होटल खाली था, इस वजह से होटल रिसेप्शन वाले उनको ज्यादा परेशान नहीं करते हैं और फोन रख देते हैं। ऐसे ही 23 तारीख का पूरा दिन निकल जाता है, 24 का पूरा दिन निकल जाता है, शाम भी निकल जाती है। अब 25 तारीख को सुबह लगभग 10 बजे रिसेप्शन वाले वापस से फोन करते हैं और उनसे पूछते हैं कि सर क्या आज आप चेकआउट करोगे या फिर एक्सटेंड करने का प्लान है। तो आरव फिर से कहता है कि नहीं, वी विल एक्सटेंड आवर प्लान, और इसलिए जो रिसेप्शन वाले होते हैं वो फिर से नॉर्मली उनको बात सुन के रख देते हैं। और अब आता है 26 नवंबर का दिन। सुबह 10 बजे करीब रिसेप्शन वाले फिर से आरव के रूम में फोन करते हैं उसको पूछने के लिए कि सर आपका क्या प्लान है और अब आप एक्सटेंड करने वाले हो या फिर नहीं।
तो वो 2-3 बार फ़ोन करते हैं पर कोई भी फ़ोन पिक नहीं करता। वो लोग छोड़ते हैं कि शायद सो रहे होंगे, कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं। पर उसी के लगभग डेढ़ घंटे बाद 12 बजे वो फिर से फ़ोन करते हैं कि क्या अपडेट है भैया? क्योंकि जितने पूरे दिन में रिसेप्शन वाले ये बताते हैं कि वो खुद नीचे नहीं आए, ना वो लड़की डेका उनके साथ कभी नीचे दिखी, बल्कि इवन जो उनके ऑर्डर्स आते थे फूड के, वो भी सिर्फ़ आरव लेने आता था। और उस बीच में एक बार ज़ेप्टो नाम की ऐप से एक ऑर्डर आया था जो कि आरव लेने आया था 24 तारीख को, और उसके अलावा ना वो कहीं जाते हुए दिखे, ना वहाँ से कहीं कोई उनसे मिलने आता हुआ दिखा। तो यही सोचते हुए, क्योंकि हर होटल और रेस्टोरेंट पे आप अपना नंबर देते हो, इस वजह से रिसेप्शन वाले उनके पर्सनल नंबर पे फ़ोन करते हैं, जहाँ पे आरव का जो फ़ोन है वो स्विच ऑफ आता है, और वहीं पे जो माया गोगोई डेका है उसका फ़ोन भी ऑफ आता है। अब क्योंकि ये कॉमन बात नहीं है कि रिसेप्शन की कॉल होटल वाले भी फ़ोन नहीं उठा रहे और 12 बज रहा है, कोई इतनी देर तक भी तो ऐसे गहरी नींद में सोता नहीं है, और जो आपके कस्टमर हैं उनका भी फ़ोन ऑफ हो रहा है। तभी जो रिसेप्शन है वो स्टाफ को बोलता है कि जाके चेक करके आओ उनका रूम। अब जो स्टाफ मेंबर है वो उनके रूम के सामने जाता है और बेल बजाता है। 2-3 बार बेल बजाने के बाद भी कोई भी गेट नहीं खोलता, ना ही कोई अंदर से रिप्लाई आता है। तब वो देखता है कि थोड़ा-सा गेट जो है वो सटा हुआ है, मतलब पूरा बंद नहीं है, पूरा खुला नहीं है, बल्कि बस ऐसे भेड़ा गया है। तो जैसे ही वो डोर को हल्के से धक्का देता है, मानो एक बदबू का फुवारा उसके पूरे मुंह पे आता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। और जैसे ही वो थोड़ा सा अंदर जाता है उस बदबू के बीच में, जो उसको अंदर दिखता है, उसकी डर के मारे चीखें निकल जाती हैं, और इतनी तेज चीखें निकलती हैं कि फर्स्ट फ्लोर पे उस चीख को रिसेप्शन वाले तक सुन लेते हैं, और वो बहुत तेजी से भागता है और सबको नीचे बताता है कि कमरे के अंदर जो हालत है उसको देखना नामुमकिन है हमारे लिए। तो जब सब उसके साथ जाते हैं कि वो क्यों इतना डरा हुआ है, तो उनको दिखती है अंदर एक लड़की की बॉडी, जो कि हाफ कवर्ड थी ब्लैंकेट में। और उस कमरे की जो आप फोटो देख रहे हो, आप देख सकते हो कि इसमें बेड के किनारे सब कुछ पड़ा हुआ है, सिगरेट के बट पड़े हुए हैं, बेडशीट पे ब्लड स्टेन लगे हुए हैं, नीचे साइड पे एक नायलॉन की रोप पड़ी हुई है, और बेडशीट भी पूरी गुजली हुई है, क्योंकि उन्होंने उन 3 दिनों के बीच में 23 तारीख से 26 तारीख तक कभी भी रूम सर्विस या फिर होटल स्टाफ से सफाई वाले को नहीं बुलाया, ना ही कोई उनके रूम के अंदर गया। तब रूम खुला जब उसके अंदर से इतनी तेज बदबू आई, और यही देखते हुए वो तुरंत पुलिस वालों को फोन करते हैं, और बेंगलुरु पुलिस की जो एक स्पेशल टीम है वो वहां पे पहुंचती है। और जब वो कमरे के अंदर पूरी तरह पहली बार घुसते हैं उस कमरे में, तब उनको पता चलता है कि ये कमरे के अंदर हो चुका है, और क्योंकि बदबू आ रही थी, इसका मतलब है कि वो लगभग 26 तारीख से 40 से 45 घंटे पहले हुआ है। अब वो चेक करते हैं कि अगर ये जो आए हैं उनका रजिस्टर में नाम क्या है, नंबर क्या है, पता क्या है। तो लड़की का नाम निकलता है 19 साल की माया गोगोई डेका। जी हाँ, जो 23 तारीख को सीसीटीवी में अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुशी खुशी वहां पे आती हुई दिख रही थी, उसके पास मतलब कोई दुख का रीजन नहीं था, ना वो लोग लड़ते हुए दिख रहे थे। आज वो माया डेका एक लाश है। फिर वो देखते हैं कि ये किसके साथ आई थी, तो वो लोग चेक करते हैं आरव हनोई का नंबर, और आरव का फोन तब भी ऑफ आ रहा था। और तब वो सीसीटीवी फुटेजेस चेक करते हैं, तब उन्हें दिखता है कि 8:19 पे सुबह उसी सेम दिन आरव कहीं बाहर जा रहा है, बहुत कैजुअली, लगता ही नहीं है कि उसने किसी का मर्डर किया है, और वो आराम से वहां से जा रहा होता है। बस उसने अपने आप को टोपी पहनी होती है, और एक ब्लैक कलर का आपको देख सकते हो उसने ट्रैक सूट पहना होता है, और व्हाइट कलर के शूज पहने होते हैं, और वो होटल को लास्ट टाइम बार उस सीसीटीवी फुटेज पे दिखता है। यहाँ से शुरू होती हैं कुछ पहेलियां। पहला जो कि आपके और मेरे मन में भी आ रहा है कि जब पुलिस के अकॉर्डिंग वो जो बदबू आ रही है शरीर के सड़ने की, आमतौर पे वो 2 से 3 दिन बाद शरीर की सड़ने की बदबू आना शुरू होती है। तो 26 तारीख की सुबह 8:19 तक आरव उस कमरे में क्या कर रहा था, और 2 दिन तक उसने उस कमरे से बाहर भागने के लिए या निकलने के लिए क्यों नहीं सोचा। अब मैं आपको भी 3 क्वेश्चन देता हूं, जिस 3 क्वेश्चन के साथ आज भी बेंगलुरु पुलिस आरव को इंटेरोगेट कर रही है। पहला क्वेश्चन, उसने माया को क्यों मारा। दूसरा क्वेश्चन, अगर उसने माया को अकॉर्डिंग टू लोकल और वहां रिसेप्शन वालों के अकॉर्डिंग 24 तारीख को मारा था, तो वो 2 पूरे दिन उस कमरे में क्या कर रहा था, मरी हुई माया की डेड बॉडी के साथ। और तीसरा, पूरी दुनिया की, पूरे बेंगलुरु की जगह छोड़ के उसने एक
ऐसी जगह क्यों सुनी जहां पे उसकी कॉल डिटेल्स, कैमरा, ये सब चीजें थी, मतलब जहां पे उसके पकड़े जाने के चांसेस 100% थे, उसने वही जगह क्यों चुनी। तो ये था पूरा एक सिलसिला। अब हम आपको बताते हैं कि आगे क्या हुआ और इंटेरोगेशन में पुलिस ने कैसे आरफ को पकड़ा, क्योंकि उसका फोन ऑफ, उसको उसके बाद किसी ने नहीं देखा। बेंगलुरु पुलिस की इस काबिलियत के लिए उनको सैल्यूट है कि उन्होंने बहुत ही जल्दी आरफ को पकड़ के निकाला। तो अब सबसे पहले 26 तारीख की शाम तक जो माया डेका है उसके कमरे को फॉरेंसिक टेस्ट किया जाता है और उसकी बॉडी को फॉरेंसिक लैब भेज दिया जाता है, ताकि पता चले कि असल में उसकी डेथ किस वजह से हुई। और वहीं एक तरफ आरफ की खोजबीन शुरू हो गई थी, पर पूरा दिन निकल जाता है। 26 तारीख का आरफ का फोन ऑन नहीं होता और 27 का पूरा दिन भी निकल जाता है, आरफ का फोन ऑन नहीं होता, पुलिस को कोई भी क्लू नहीं मिलता है। और अगले दिन 28 नवंबर 2024 को जब फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आती हैं तो उसमें पता चलता है कि माया गोगोई डेका को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 14 बार चाकू से बहुत ही ब्रूटली और बहुत ही ज्यादा एंगर में मारा गया है, जिसकी वजह से उसकी खून लॉस हुआ। और स्पेशली उसके सर और उसके चेस्ट पे जब चाकू मारा गया तो उसके हार्ट को पंचर कर दिया, लंग्स को पंचर कर दिया बुरी तरह, और खून के लॉस होने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। और यहाँ पे लकली 28 तारीख को जो आरव है उसका भी फोन स्विच ऑन हो जाता है। और जैसे ही फोन स्विच ऑन होता है, बेंगलुरु पुलिस पिछले पूरे साल की डिटेल्स उसके फोन से एक्सट्रैक्ट कर लेती है और पता लगता है कि लगभग पिछले 5 महीनों से उनके बीच में बहुत ज्यादा बातें हुई हैं। और लास्ट जो आरफ की फोन पे जो बात हुई है वो एक ऐसे नंबर से हुई है जो एक लोगों का नहीं बल्कि एक कमर्शियल नंबर था। और जब पुलिस उसे ट्रैक डाउन करती है तो पता चलता है उसने एक ऑनलाइन टैक्सी सर्विस से अपने लिए कैब मंगाई और उस कैब से वो गया रेलवे स्टेशन बेंगलुरु के। तो पुलिस वहां से नंबर तो निकाल ही लेती है, उसके बाद उस कैब वाले से पूछती कि भैया कहाँ है वो लड़का जिसको तुमने सुबह इतने 8:19 पे इस वाले होटल से पिक किया और उसको रेलवे स्टेशन छोड़ा। तो वो बताता है कि सर मैं तो रेगुलर की तरह, कस्टमर की तरह उनको पिक किया और उनको रेलवे स्टेशन छोड़ दिया। और रेलवे स्टेशन के बाद से आरफ की फोन की लोकेशन ऑफ थी और फिर से फोन जो है वो ऑफ हो जाता है। बट लकीली फिर से एक बार आरफ का फोन ऑन होता है और पुलिस इस बार पूरी तैयारी में होती है और उसको पकड़ने के लिए 3 टीम बनाई जाती हैं। पहली टीम, क्योंकि एक तरफ आरफ जो था उसका कर्नाटका, वेस्ट कर्नाटका में भी थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड था और केरला में उसकी फैमिली रहती थी कन्नूर जिले में। और तीसरी टीम उसको डिजिटली पकड़ने के लिए, मतलब जो उसके ट्रांजैक्शन थे या फिर जो भी डिजिटल चीजें एविडेंस मिले उसके लिए थी। तो पहली टीम बेंगलुरु से जाती है केरला और वहां पे उसकी जो फैमिली है वो बताती है कि उसके पास इतने ज्यादा पैसे या फिर रिसोर्सेज नहीं है, ना ही उसको उसके इतने ज्यादा दोस्त हैं कि वो ज्यादा देर तक भाग सके या फिर ज्यादा दूर भाग सके। इस बात की तो गारंटी थी कि वो इंडिया के बाहर तो नहीं भाग सकता। दूसरी टीम जो कर्नाटका जाती है उसको अभी तक फिलहाल कर्नाटका से कोई भी लिंक नहीं मिलता है। पर जो तीसरी टीम थी, तो जो डिजिटल एविडेंस टीम होती है उनको ये पता चलता है कि बेंगलुरु से जो आरव वनोई है वो सबसे पहले गया रायचूर। रायचूर के बाद उसने दूसरी ट्रेन पकड़ी जब वो पहुंचा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में कुछ घंटे रुकने के बाद उसने तीसरी ट्रेन पकड़ी और वहां से वो पहुंचा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के अंदर एक और ट्रेन पकड़ के वो पहुंचा बनारस। और 28 तारीख से लेके अभी तक वो फाइनली उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में है, जहां पे जो बेंगलुरु पुलिस है वो एमपी पुलिस से कोऑर्डिनेट करती है और यूपी पुलिस से कोऑर्डिनेट करती है। पर जिससे पहले यूपी पुलिस और बेंगलुरु पुलिस कुछ एक्शन ले पाती, डिजिटल एविडेंस ये बताती है कि वो फिर से कर्नाटका की ओर निकला हुआ है और उसने 3,500 किलोमीटर वापस कर्नाटका आने के लिए क्यों करे कवर। और ये एक और क्वेश्चन था जो उन 3 क्वेश्चन के साथ मिलके पुलिस को और जनता को और ज्यादा कंफ्यूज कर रहा था कि ये लड़का आखिरकार है क्या, इसके दिमाग में क्या चल रहा है और ये हरकतें क्यों कर रहा है। और जैसे ही वो कर्नाटका के अंदर एंटर होता है तो उसकी जो फोटो होती है वो कैमरे से ट्रेस होते होते जो डिजिटल एविडेंस टीम है वो बताती है अब वो कैंपागोड़ा जो एयरपोर्ट है बेंगलुरु में वहां जा रहा है। और पुलिस उसको एयरपोर्ट पहुंचने से पहले बीच रास्ते में पकड़ लेती है और उसको लेके सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचती है। और वहां पे फाइनली उनको ये शांति मिलती है कि अब ये पकड़ा गया है। अब इससे हम पूछेंगे कि भैया तुमने जो 3 क्वेश्चन हमें दिए थे ऐसा क्यों किया, और साथ साथ में जो तुम 3500 किलोमीटर ट्रेवल करके आए हो और तुम्हें वापस कर्नाटका ही आना था तो तुमने
ये इतनी बेवकूफी क्यों करी। पर पुलिस को नहीं पता था कि उनके लिए क्या वेट कर रहा है। जैसे ही वो आरफ से पूछते हैं कि बताओ तुमने उसको क्यों मारा, किस वजह से तुम उस कमरे में 2 दिन तक रुके रहे, क्यों, क्या वजह रही कि तुम वापस यहाँ पे आ रहे हो, और ऐसी क्या चीज थी जिस वजह से तुम्हें उसको मारने पे मजबूर हो गए। क्योंकि अभी तक पुलिस को ये लग रहा था कि ये मर्डर जो है वो प्लान्ड है, क्योंकि जो चाकू था वो रिसेप्शन वालों ने नहीं दिया, इसका मतलब है कि वो खुद से लेके आया था। पर वहीं पे जब जेप्टो का ये चेक किया गया तब पता चला कि ये मर्डर प्री प्लान नहीं है, बल्कि उसने पहले से प्लान नहीं कर रखा था, या फिर वो उस प्लान के अकॉर्डिंग वहां पे माया को लेके नहीं आया था, बल्कि जो एक जेप्टो ऑर्डर मैंने आपको बताया था ना, उसने वहां पे एक जूट की रस्सी और नाइफ मंगाया था। इसका मतलब है कि वो मर्डर आउट ऑफ रेज ही हुआ था। और वहां पे जो पन्नी मिली थी, सबको यही स्पेकुलेशन थी कि शायद वो 2 दिन ये सोच रहा हो कि भैया इसके भी, क्योंकि आज आपने देखा है कि कितने सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं, तो वो वही एक चीज करने के लिए उस नाइफ और रस्सी और उन प्लास्टिक बैग से वो लाश को ठिकाने लगाने के लिए सोच रहा होगा। पर वो वैसा कुछ भी नहीं करता, क्योंकि एक बैग में वो कितना ही सब कर लेगा, और एक छोटे से नाइफ से उसने मर्डर तो कर दिया, पर वो उस लेवल तक नहीं जा सकता। इस वजह से शायद वो वहां से भाग गया एंड में, क्योंकि उसको 2 दिन तक कुछ नहीं मिला। पर जब वो आरफ से पूछते हैं यही चीज, तो वो कहता है कि मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मैंने उसका मर्डर क्यों किया और मैं वहां पे 2 दिन तक क्यों रुका रहा, पर हाँ, मैं ये एक्सेप्ट करता हूं कि मैंने उसको मारा, और क्यों मारा ये भी मैं आपको बताता हूं कि वजह क्या थी, पर किस लिए मारा ये मैं आपको नहीं बताने वाला। आप मुझे अरेस्ट कर लो, आप जो सजा दोगे मुझे मंजूर है, पर मैं आपको नहीं बताऊंगा। जीते जी तो आपको कभी पता नहीं चलेगा मेरे मुंह से कि मैंने माया गोगोई डेका को क्यों मारा। रिया गोगोई डेका की जो सिस्टर्स हैं उनको बुलाया जाता है। वो बताती हैं कि हाँ, हमें पता था इन दोनों के बारे में कि ये लोग मिलते हैं और इनकी बात होती थी, और इवन माया ने ही यहाँ पे उसकी जॉब लगवाई थी। तो आरव बताता है कि एकदम सच है, और फिर वो एक चीज बताता है कि हाँ, 5 महीने पहले एक डेटिंग ऐप पे वो मिले थे जिसका नाम था बम्बल। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया। उनकी बातें होने लगी। एक तरफ आरव जो अपना कन्नूर केरला जिले में रहता था, वो माया से प्यार करने लगा, और माया भी उसको चाहने लगी, और वो बोलती है कि तुम यहाँ आ जाओ बेंगलुरु में, यहाँ पे साथ में काम करेंगे और हमारी बात भी होती रहेगी और सही रहेगा, लॉन्ग डिस्टेंस नहीं रहेगा। तब वो जो है यहाँ पे आ जाता है। पर पुलिस को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि इतना ब्रूटली उसने कैसे मर्डर किया। तब वो थोड़ा सा पास जानते हैं, और जो उनकी टीम केरला और कर्नाटका गई हुई थी, दोनों टीम, वो भी आ जाती हैं, और वो बताती हैं कि भैया जो आरव है उसके साथ बचपन से लेके अभी तक कुछ ऐसी ट्रेजेडीज हुई हैं जिसकी वजह शायद वो इस लेवल तक जा चुका है। तो सबसे पहला रीजन जो था वो था कि जब आरव बहुत छोटा था तब उसके मम्मी और पापा के बीच में सेपरेशन हो जाता है, और तब वो अपनी मम्मी के साथ रह रहा होता है। पर उसी के कुछ टाइम बाद उसकी मम्मी दूसरी शादी कर लेती हैं, पर वो जो नए उसके पापा आते हैं वो उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, और काफी ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस उसने देखा था, और उनकी मम्मी का दूसरी शादी से भी डिवोर्स हो जाता है। पर अभी भी आरव अपनी मम्मी के साथ ही रह रहा होता था, और वो जब सोचता था कुछ चीजें सही हो गई हैं, नॉर्मल हो रही हैं, अब लाइफ आगे बढ़ रही है, तभी उनकी मम्मी तीसरी शादी कर लेती हैं। और ये देखने के बाद आरव कहता है कि अब वो अपनी मम्मी के साथ नहीं रह सकता, इस वजह से वो उनसे अलग रहेगा। और तब वो अपने बायोलॉजिकल फादर के जो फादर होते हैं, मतलब उसके जो ग्रैंड पेरेंट होते हैं, जिसमें से उनके जो बाबा होते हैं, मतलब ग्रैंड फादर हैं, जो पुलिस पर्सनल रह चुके हैं, उनसे बात करता है, और वो कहते हैं कि हाँ, तुम मेरे साथ रह लो, क्योंकि उनको भी पता था कि आरव की मम्मी अगर ऐसे ही करती रहेंगी तो उनके पोते पे बुरा असर पड़ेगा। और आरव की मम्मी खुशी खुशी आरव को उनके ग्रैंडफादर के यहाँ भेज देती हैं, और वो लास्ट टाइम था जब आरव और आरव की मम्मी ऐसे साथ में रहे थे। तब उनके ग्रैंडफादर बताता है कि आरव पढ़ाई में भी काफ़ी पीछे रह रहा था, उसके पास की वजह से, उसकी मम्मी और उसके पापा लोगों की वजह से, और यहाँ तक कि उसके जो दोस्त थे वो भी काफ़ी ज़्यादा नहीं थे। उसको अंदर इन्फीरियॉरिटी फीलिंग होने लगी थी, वो लोनली रहने लगा था। और यहाँ तक कि जब वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा था तो उसमें भी उसके काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक आए, जिसकी वजह से वो वहाँ से पास नहीं कर पाया, और ये एक बहुत बड़ी चोट थी आरव के लिए। पर तब उसको माया मिलती है, और माया उसको वहाँ पे बुला लेती है, और एक स्टूडेंट काउंसलर के तौर पे उसकी एक जॉब लगवा देती है, जहाँ पे उसको 15-16 हज़ार रुपये स्टाइपेंड भी मिलने लगा था, और वो लोग अब साथ में रह रहे थे। पर एक दिन जो आरव है वो माया उसे पूछता है कि यार देखो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे आया और अब हम लोग यहीं पे हैं, तो क्यों ना साथ में रहते हैं। पर माया उसको सीधा मना कर देती है। अब रीजंस क्या हो सकते हैं, क्योंकि माया अभी उससे 5 महीने पहले ही उसको एक डेटिंग साइट पे मिली, और इवन माया की जो बहनें हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे रहती हैं, उसकी कज़न यहाँ पे रहती है, उसकी सिस्टर यहाँ पे रहती है, तो वो क्यों सडनली मूव आउट करेगी। बट आरव को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, और ये उसके ऊपर दूसरी चोट होती है जो कि उसको मिली, कि बताओ, उसके लिए वो यहाँ पे आया
और वो लड़की उसको साफ-साफ मना कर रही है, पर कोई बात नहीं, आरव मान जाता है किसी तरह। उन लोग के दिन और आगे बढ़ते हैं, बातें होती हैं और इस बीच में जब पुलिस ने उन दोनों के बीच का सीडीआर निकाला तो पता चला उनके बीच में लगभग 17-18 हज़ार मैसेजेस हुए हैं लास्ट 5 महीने में, जो कि शायद कॉमन हो सकता है, पता नहीं, प्यार में पड़े हुए लोगों के लिए कुछ भी कॉमन हो सकता है। और तब वो बताता है कि जो माया थी वो इंस्टाग्राम पे काफ़ी अच्छा कर रही थी और उन लोग के बीच-बीच में थोड़ी बहुत लड़ाई होती थी, मतलब ऑन ऑफ चलता रहता था। पर उसको सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी इस बात की थी कि जो माया है वो असम से है। तो असम के कई सारे लोग बेंगलुरु में रहते हैं और ऐसे ही माया के जो भी दोस्त थे वो उसमें रहते, जिसमें मोस्टली जो लड़के थे, और उनसे बात जब वो करती थी या उनसे मिलती थी तो माया तब उस टाइम पे आरव को भूल जाती थी और यही आरव की जेलसी एकदम से गुस्से में बदलती गई। और एक दिन वो लोग कहते हैं उनके बीच में बहुत बुरी लड़ाई हुई, पर फिर वो लड़ाई सॉर्ट हो जाती है कैसे तैसे करके और वो लोग सोचते हैं कि यार चलो कोई बात नहीं, हम साथ नहीं रह सकते बट एक दिन अपने एक दूसरे के साथ तो रह सकते हैं, कहीं दूर जहाँ पे हम और तुम हो सिर्फ। तब वो 23 तारीख को वही रॉयल हेरिटेज होटल जो कि इंदिरा नगर में था वहां पे बुक करते हैं। और तब वो बताता है कि खाना भी हम ऊपर ही लेके आ रहे थे, 23 तारीख को सब बढ़िया चल रहा था, पर 24 तारीख की लगभग सुबह उनके बीच में एक ऐसी लड़ाई होती है जिसकी वजह से आरव जो है वो बहुत गुस्से में आ जाता है, रिया भी बहुत गुस्से में आ जाती है और आरव जेप्टो से 2 चीजें मंगाता है, एक नाइफ और एक नायलॉन रोप। और रोप और नाइफ के आने के बाद वो खुद नीचे रिसेप्शन से लेने आता है उसे। रिया ऊपर ही रहती है और अंदर जाके वो गुस्से में इतना पागल हो जाता है कि उसको लगातार बार-बार चाकू से 10 से 15 बार मारता है और जिनमें से 10 घाव इतने खतरनाक होते हैं कि रिया की माया की जान चली जाती है। और उसको थोड़ी देर बाद एहसास होता है कि अब वो मर चुकी है, तो वो चुपचाप शांति से उसी कमरे में बगल में सोफे पे जाके बैठ जाता है और सिगरेट पे सिगरेट पीता रहता है, क्योंकि वहां से बर्ड्स मिले थे। इसका मतलब है कि एक नॉर्मल स्मोकिंग से ज्यादा स्मोकिंग करी गई थी। और 24 तारीख को पूरे दिन वो बस वहां पे बैठता, उठता, इधर उधर टहलता, फिर उस कमरे में उसके बगल में बैठ जाता। वहां पे उस समय पे रिया की बॉडी पड़ी हुई थी, उसकी गर्लफ्रेंड की बॉडी पड़ी हुई थी और 24 तारीख तक रिया का जो फोन था वो चार्ज होके ऑन था, बट उसके बाद उसका फोन भी चार्ज नहीं हुआ। और वो फोन आप इस फोटो में देखी थी आपने कि बेड पे पड़ा हुआ है, नीचे रस्सी पड़ी हुई है। इसका मतलब है उसने रस्सी तो यूज नहीं करी बट चाकू यूज किया। 25 तारीख को भी वो उस कमरे में ही रहता है, बाहर नहीं आता। ठीक है, अब तो वो उसने खाना भी नहीं मंगाया था। 23 तारीख को जो उसने खाना मंगाया था, 24 को मंगाया था, अब उसने खाना भी नहीं मंगाया, कोई ऑर्डर भी नहीं आ रहा था। फिर सीधा 26 तारीख को जब वो उसको लगता है कि बदबू अब तेज हो गई है और उससे पहले कोई उसको पकड़ ले उस बदबू की वजह से, वो सुबह 8:19 पे कैब बुक करता है और सीधा रेलवे स्टेशन चला जाता है। और वहां से पूरा रायचूर, एमपी, यूपी के बनारस में वापस कर्नाटक आने से कैंपागोड़ा में पकड़े जाने तक ये पूरी कहानी थी। और उसके बाद पुलिस कहती है कि अभी हमारे पास तुम्हारी रिमांड है, अगर तुम खुद बता सकते हो तो बता दो। पर आरफ कहता है मैं अपने सारे जुर्म कबूल करता हूँ, मैं ये भी कबूल करता हूँ कि मैंने ही मारा है उसे, पर क्यों मारा है ये मैं आपको कभी नहीं बताऊंगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कोर्ट पे भी हमें प्रूव करना पड़ेगा, रीजन बताना पड़ेगा कि क्यों मारा है भैया, पर वो नहीं बताता है। और पुलिस के पास अभी भी उन 3 में से 2 क्वेश्चन मार्क के साथ ही पड़े हुए हैं कि भैया तुमने 2 दिन वहां पे क्या किया और क्यों मारा उसको, बट अभी भी तहकीकात में लगी हुई हैं। पर जैसे ही कुछ भी अपडेट आता है मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो अगर आपको ऐसे ही ट्रू क्राइम केसेस के बारे में जानना है हर वीक, तो चैनल को जाके चेक करो, सब्सक्राइब करो। और हमारा एम है कि हम 2025 में एटलीस्ट 10,000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर सकें और हमारे चैनल को ग्रो कर सकें, ताकि मैं फुल टाइम यूट्यूब कर सकूं। तो आपके लिए बस एक छोटा सा काम है कि वीडियो को कमेंट करो, लाइक करो। एम करते हैं 10 लाइक के लिए और 5 कमेंट के लिए। आई होप इतना तो आप कर ही दोगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी। और हाँ, ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप से दूर रहना ही ज्यादा बेटर है, जहां पे आपको लगता है कि सामने वाला ओवर हाइपर है या फिर आप ऊपर ओवर हाइपर हो। तो सुरक्षित रहें, सेफ रहें। जय हिंद, जय भारत।